पार्टीभन्दा जाति ठुलो, जातिभन्दा माटो ठुलो, मैले नै खरसाङ कमिटीमा आन्दोलनमा बताएको। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हमारे पहाड़ों के बारे में कई बातें इसमें छिपी हुई हैं। शायद हम उस व्यक्ति को समझने के सबसे करीब हैं जो सुभाष घिसिंग थे। एक युवा व्यक्ति के रूप में यह उनके मानस में एक दुर्लभ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उद्देश्य की तीव्रता और उस उद्देश्य के प्रति प्रचंड निष्ठा ही शायद सुभाष घिसिंग और उनके राजनीतिक करियर को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करती है। चाहे उनके सबसे वफादार समर्थक हों या उनके कट्टर आलोचक, इस दुनिया में कोई भी उन्हें पूरी तरह से समझने का दावा नहीं कर सकता। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि सुभाष घिसिंग सबके लिए एक रहस्य थे, एक ऐसी पहेली जो किसी अनसुलझे रहस्य में लिपटी हुई थी। दार्जिलिंग के अब तक के सबसे महान राजनेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने का यह मेरा विनम्र प्रयास है। वह व्यक्ति 22 जून 1936 को मिरिक के मंजू चाय बागान में एक साधारण परिवार में जन्मे सुभाष घिसिंग अपने माता पिता की 7 संतानों में से छठे थे। उनके पिता बागान के बाबू थे और माता गृहिणी थी। सुभाष के लिए बचपन के वर्ष कठिन थे क्योंकि जब वह 9वीं कक्षा में थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा और 1954 में सेना में भर्ती होना पड़ा। सेना में भर्ती होना उनका दान यह था कि सेना में रहते हुए वे 1959 में अपनी मैट्रिक की परीक्षा पूरी कर सके, और अभिशाप यह था कि उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सेना में बने रहने की मैं आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं जो मेरी मां ने मुझे सुनाई थी। मेरी मां याद करते हुए कहती हैं, यह उनके दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की भावना को दर्शाता है। लगभग 1970 के दशक में सुभाष घिसिंग एक तरह से अकेले ही सब कुछ संभालते थे। वे अपने साथ एक झंडा और एक ढोंढोरो सींग लेकर गांव-गांव जाते और उस दिन जो भी मुद्दा उन्हें रुचिकर लगता उस पर भाषण देते। एक दिन वे रंगबुल बाजार के पास एक छोटी पहाड़ी पर ऐसा ही कर रहे थे। तभी ढोंढरों की तेज आवाज से चिढ़कर एक व्यक्ति ने हाथ में खूखरी लेकर सुभाष का पीछा किया। सुभाष अपनी जान बचाने के लिए भागे। वे कुछ देर के लिए गायब हो गए होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रकट हुए और उसी जगह से जहां से उन्हें पहले भगाया गया था, उन्होंने अपना भाषण वहीं से शुरू किया जहां उन्होंने छोड़ा था, इन शब्दों के साथ, अस्थि मलाई खेदनु भंडा अघी मैले भंडाई थाई। जैसा कि मैं उस दिन कह रहा था, इससे पहले कि मेरा पीछा किया गया, जाहिर तौर पर उनके पूर्व हमलावर ने इस बार उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाई। राजनीतिक प्रासंगिकता की तलाश में घिसिंग प्रांत परिषद में शामिल हुए, जहां उनके समकालीनों में नेपाली साहित्य के महान विद्वान इंद्र बहादुर राय और स्वर्गीय मदन तमांग जैसे लोग शामिल थे। 22 अप्रैल 1979 को सुभाष ने पहली बार दार्जिलिंग क्षेत्र के नेपाली भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। प्रांत परिषद में अपने दिनों के दौरान सुभाष के भाषणों और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों ने युवाओं का काफी समर्थन आकर्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अंततः एक अलग राजनीतिक दल गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा GNLF का गठन किया। किंवदंती हालांकि ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि सुभाष घिसिंग ने दार्जिलिंग की पहाड़ी आबादी के लिए गोरखालैंड की मांग की थी, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर है। इतिहास को कभी भी अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए, इसे समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि भौतिकी में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला कारण और प्रभाव का संबंध राजनीति में लागू नहीं होता है। सुभाष घिसिंग और उनकी गोरखालैंड भारत में गोरखाओं के लिए एक अलग राज्य की मांग की राजनीति को समझने के लिए आपको उस समय तक जो कुछ हो रहा था या हो चुका था उसे समझना होगा, और यही कारण है कि सुभाष घिसिंग मेरी राय में एक राजनीतिक दिग्गज का दर्जा प्राप्त करते हैं। भारत में नेपालियों की नागरिकता को लेकर बनी अस्पष्टता हमेशा से नेपाली मूल के भारतीय नागरिकों और भारतीय मुख्यधारा के बीच विवाद का मुद्दा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भारत की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया जाए। उन्होंने निवेदन किया, नेपाली मातृभाषा वाले 50 लाख से अधिक भारतीयों की यह लंबे समय से पोषित आकांक्षा है।
जो अनुसूचित जातियों में शामिल न होने के कारण असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हैं। नेपाली को शामिल करने से भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय का विकास होगा और नेपाली भाषी लोग भारतीय मुख्यधारा में भावनात्मक रूप से एकीकृत हो सकेंगे। मूर्ख श्री मोरारजी देसाई ने न केवल प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि प्रतिनिधिमंडल को और भी अपमानित करते हुए कहा, आप मुझे यह याचिका क्यों दे रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको यह याचिका अपने राजा को प्रस्तुत करनी चाहिए। उनका तात्पर्य नेपाल के सम्राट से था। कहा जाता है कि जब प्रतिनिधिमंडल ने मोरारजी देसाई को भारत के लिए गोरखाओं के योगदान के बारे में समझाने का प्रयास किया, तो उन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की, आप लोग सेना में भर्ती होने और भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने आते हैं। क्या मैं भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती रोक दूं? हम आपको 1 इंच देते हैं और आप सब कुछ चाहते हैं। मानो तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किए गए अपमान ही काफी नहीं थे। उत्तर पूर्वी राज्यों में रहने वाले नेपालियों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वे बेघर हो गए। 1950 की भारत नेपाल मैत्री संधि के अनुच्छेद 7 का हवाला देते हुए, जिसमें लिखा है, भारत और नेपाल की सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र में एक देश के नाग। उन्होंने बार बार कहा कि डीजीएचसी और आंदोलन के परिणाम स्वरूप बनी अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो एक अतिरिक्त लाभ थी। उनका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय गोरखाओं के लिए संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करना था। वास्तव में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल डीजीएचसी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारत सरकार ने गोरखाओं की नागरिकता के मुद्दे पर एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी की, जो 23 अगस्त 1988 को भारत के राजपत्र के असाधारण भाग 1 खंड एक संख्या 26,111/6/88 ICI में प्रकाशित हुई। इसमें निम्नलिखित तथ्य बताए गए थे। चूंकि केंद्र सरकार के संज्ञान में आया है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय गोरखाओं के नाम से जाने जाने वाले कुछ वर्गों के लोगों की नागरिकता को लेकर कुछ गलतफहमियां थीं जो उस समय भारत में बस गए थे, और चूंकि इस गलतफहमी को दूर करना आवश्यक समझा जाता है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1. संविधान के लागू होने की तिथि से यानी 26 जनवरी 1950 से प्रत्येक गोरखा जिसका निवास स्थान भारत के क्षेत्र में था, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1-2 में परिभाषित है, और कि जिसका जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो, या खई जिसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो, गे जो ऐसे लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में दिए गए प्रावधान के अनुसार भारत का नागरिक होगा। इस अधिसूचना ने हमारी नागरिकता से संबंधित अस्पष्टता को दूर कर दिया और यह मुद्दा हमेशा के लिए सुलझ गया, या कम से कम हमने यही सोचा था। उन्होंने बार बार कहा कि डीजीएचसी और आंदोलन के परिणाम स्वरूप बनी अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो एक अतिरिक्त लाभ थीं। उनका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय गोरखाओं के लिए संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करना था। वास्तव में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल डीजीएचसी समझौते पर हस्ताक्षर के बाद भारत सरकार ने गोरखाओं की नागरिकता के मुद्दे पर एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना जारी की, जो 23 अगस्त 1988 को भारत के राजपत्र के असाधारण भाग 1 खंड एक संख्या 26,111/6/88 ICI में प्रकाशित हुई। इसमें निम्नलिखित तथ्य बताए गए थे। चूंकि केंद्र सरकार के संज्ञान में आया है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय भारत में बसे कुछ वर्गों के लोगों, जिन्हें सामान्यतः गोरखा के नाम से जाना जाता है, की नागरिकता को लेकर कुछ गलतफहमियां थीं। दूसरा सितारा पहचान सुभाष की ही देन है कि दार्जिलिंग क्षेत्र की पहली प्रशासनिक संस्था दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल डीजीएचसी में गोरखा शब्द जोड़ा गया। भले ही यह संस्था शक्तिहीन रही हो, लेकिन यह भारत की पहली प्रशासनिक संस्था थी जिसमें गोरखा शब्द का प्रयोग किया गया था। बाद में जीजेएम ने गोरखालैंड आंदोलन को आगे बढ़ाया और अब हमारे पास गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन है जो डीजीएचसी की तरह ही शक्तिहीन है, लेकिन कम से कम हम गोरखा हिल काउंसिल से गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन तक तो पहुंच गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही यह हमारे प्रिय सपने गोरखालैंड राज्य के निर्माण की ओर अग्रसर होगा। इसलिए सुभाष घिसिंग प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने सोए हुए गोरखाओं को जगाया, हमें वास्तविकता का सामना कराया
और हमें यह एहसास दिलाया कि एकजुट होकर हम गोरखा एक राजनीतिक शक्ति हैं। मेरे छोटे भाई शैलेंद्र ने इसे और भी बेहतर ढंग से व्यक्त किया है। जैसा कि वे लिखते हैं, उनके काम के संदर्भ में जब हमारे पास सामूहिक पहचान का जरा भी विचार नहीं था और बंगाल जैसे राज्य और भारतीय सरकार के खिलाफ इसके लिए संघर्ष करना हमारी सर्वोच्च प्रशंसा का पात्र है। पीछे मुड़कर देखें तो वे हमारे लिए वही हैं जो महात्मा गांधी भारत के लिए हैं। वे वही हैं। तीसरा सितारा, हमारी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण। विश्व में किसी भी समुदाय के फलने फूलने के लिए उनकी भाषा, परंपराओं, संस्कृति और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का संरक्षण अनिवार्य है। 1931 की जनगणना में अंग्रेजों ने सभी पहाड़ी लोगों को एक इकाई के रूप में शामिल किया था और हमें पहाड़ी जनजातियां के रूप में वर्गीकृत किया था। स्वतंत्रता के बाद पहाड़ी लोग विभिन्न गुटों में बंट गए। कुछ को अनुसूचित जनजाति, कुछ को अनुसूचित जाति, कुछ को अन्य पिछड़ा वर्ग और कुछ को सामान्य कहा गया। सुभाष को डर था कि इससे हमारे बीच फूट पड़ेगी और हम अंदर से कमजोर हो जाएंगे। उनका मानना था कि यदि हमें विधायी शक्तियां मिल जाएं, तो इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जा सकता है। चूंकि डीजीएचसी को कोई विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं थीं, इसीलिए सुभाष ने स्वायत्त विधायी शक्तियां प्राप्त करने का सबसे आसान रास्ता अपनाया। दार्जिलिंग क्षेत्र और यहां रहने वाले सभी समुदायों को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना। आज ममता के तमाम प्रयासों के बावजूद अगर हम एक एकजुट इकाई बने हुए हैं और गोरखालैंड का सपना देखते आ रहे हैं, तो यह सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति सुभाष घिसिंग की वजह से है। यही उनकी सच्ची विरासत है, एक अद्वितीय व्यक्तित्व। मैं यह लेख डॉक्टर सोनम बी वांग्याल को समर्पित करता हूं, जिनके लेखन से मुझे हमेशा प्रेरणा मिलती रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।